प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका पुनः एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में संघीय कार्यपालिका का अध्याय इस समय चल रहा है और आज इस अध्याय की 6वें दिन की क्लास है। सिक्स्थ क्लास है, 6वां भाग है और इसमें हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पिछली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां देखी थी। आज की कक्षा में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में हमें जानना है, लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में हमें जानना है। तो आइए लेजिस्लेटिव पावर्स जो प्रेसिडेंट के हैं उसको देखते हैं कि प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर क्या है। तो इस क्रम में शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिला करके संसद होते हैं। तो इस तरह से संसद की पूर्णता राष्ट्रपति करता है। तो उसके अलावा अब क्या क्या शक्तियां उसकी हैं, एक एक करके हमें देखना है। पहली चीज है कि वो संसद की बैठक बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है। तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि पहला है राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। बैठक बुला सकता है और क्या कर सकता है, और सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान कर सकता है यानी सत्र को समाप्त कर सकता है। तो दो चीज आपने देखा कि राष्ट्रपति जो है वो संसद की बैठक बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है। दूसरी शक्ति यानी दूसरा बिंदु क्या कि लोकसभा का विघटन कर सकता है और संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो अगला जो उसकी शक्तियां हैं वो क्या है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो दूसरा देखा गया, दूसरे बिंदु में मिला कि संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। हाँ, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये बात अलग से आपको ध्यान रखना है। यानी यहां पर संसद के संयुक्त अधिवेशन जो बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये बात अलग से ध्यान रखें
कि संसद की संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। ये प्रश्न कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, परीक्षार्थी इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अधिवेशन प्रेसिडेंट बुलाएगा, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो ये बात यहां पर हम लोगों ने मेंशन कर ली है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करेगा और प्रत्येक नए चुनाव के बाद लोकसभा का नया चुनाव, प्रत्येक नए चुनाव के बाद संसद को संबोधित करता है राष्ट्रपति। तो अगली शक्ति में हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष की पहली जो बैठक होती है उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, ये दो चीज देख लें, यानी प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन तथा एक और चीज, चुनाव के बाद, प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति तथा प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को क्या करता है? संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है, संबोधित कर सकता है। तो ये देखा गया, यहां दो बात है कि हर वर्ष संसद की प्रथम अधिवेशन को और नए चुनाव के बाद नई संसद, लोकसभा, राज्यसभा का तो चुनाव होता नहीं, मतलब वो प्रत्येक 2 वर्ष एक बार में उत्सव विघटन होता नहीं, नया नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष पर उसके 1/3 सदस्य चले जाते हैं और नए आ जाते हैं। लेकिन लोकसभा का नया चुनाव होता है, तो नए चुनाव के बाद जो संसद को संबोधित कर सकता है, ये दो चीजें आपने ध्यान दी कि इसको संबोधित कर सकता है। इसके अलावा संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद में अगर कोई विधेयक लंबित है तो इस दशा में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में, किसके मामले में? संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में, किसी विधेयक के संदर्भ में किसी विधेयक के संदर्भ में क्या कर सकता है? संसद को संदेश भेजने की शक्ति, संसद को संदेश भेजने, मैसेज भेजने, संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति को है, शक्ति राष्ट्रपति को है। तो इस तरह से आपने देखा कि संसद में विधेयक कोई लंबित है तो उसके मामले में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, उस विधेयक के बारे में स्थिति जान सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। तो राष्ट्रपति और क्या कर सकता है?
राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। यानी अगर सदन का प्रॉपर अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा का या राज्यसभा का, तो ऐसी स्थिति में उसमें से किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति अपने मन से सदन की अध्यक्षता करने का काम सौंप सकता है कि भैया आप सदन के अध्यक्ष होंगे या सदन की अध्यक्षता करें। इसके अलावा संसद में कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही संसद में लाए जाते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही संसद में लाए जाने वाले विधेयकों के बारे में। तो संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को, आइए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों, कुछ ऐसे विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। ये कौन कौन से विधेयक हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, ये हमें जानना है कि कौन कौन से विधेयक हैं। तो सबसे पहले धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। ये अनुच्छेद 102 का मामला है। अनुच्छेद 110 का मामला है। अनुच्छेद 102 का नहीं, अनुच्छेद 110 का मामला है। 110 धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति की अनुमति से ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके अलावा किसी नए राज्य के निर्माण या अगला किसी नए राज्य के निर्माण या नाम वगैरह चेंज करना, या वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन, या वर्तमान राज्य क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन, अगर ये सब है करने वाला
विधेयक, यह विधेयक अगर है, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये बात आती है, तो इस विधेयक के में भी क्या करना होगा, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, बिना राष्ट्रपति की अनुमति की नहीं हो सकता। इसके अलावा संचित निधि से धन व्यय करने के लिए कोई विधेयक, ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित है, ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से धन व्यय करने से संबंधित है, तो भारत की संचित निधि से अगर धन व्यय करने से संबंधित है, धन विधेयक नहीं, किंतु धन विधेयक नहीं। धन विधेयक के बारे में तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, किंतु धन विधेयक नहीं। ये अनुच्छेद 117 का मामला है। यहां भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की जरूरत है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक अगर ये है, तो इसमें भी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विधेयक, यानी व्यापार का मामला अगर है, तो वहां भी इसकी जरूरत है, यानी व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला, यानी व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कोई विधेयक अगर ऐसा कोई विधेयक है, तो उसको भी पूर्वानुमति की जरूरत है। कोई इसमें राज्य शब्द को भी मेंशन कर लिया जाए तो ठीक रहेगा, करने वाला राज्य का कोई विधेयक अगर ऐसा विधेयक है, तो ये अनुच्छेद 304 का मामला है। अनुच्छेद 304, तो यहां आपने देखा। इसके अलावा कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, इसके अलावा कराधान से संबंधित कोई विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित हो, तो ऐसा विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही, अनुच्छेद 274 का मामला है ये, अनुच्छेद 274। तो इस तरह से ऐसे
तमाम बिंदु हैं। कई बिंदु आपने देखा जिसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही ये विधेयक संसद की सदन में या पटल पर रखे जा सकते। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो इस बात को नोट करना, यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर, अब मेन में आ जाए, यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, यानी विधेयक है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है, जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है। एक काम ये कर सकता है कि राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे सकता है, या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या और क्या कर सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कर सकता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए, संसद के पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। क्या कर सकता है, लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक के लिए क्या क्या कर सकता है, तो स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, वापस भेज सकता है। लेकिन इसके मामले में धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यहां एक लिखना है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यानी धन विधेयक के लिए ये शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। वैसे धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किए गए रहते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को उसको लौटाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसके अलावा कोई विधेयक राज्य के विधानमंडल से पास होकर के राज्यपाल के पास जाए, और अगर राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया अनुच्छेद 200 के तहत, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है,
स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या राज्यपाल को निर्देशित करके वापस राज्य विधायिका के पास भेज सकता है। और अगर राज्य की विधायिका ने पुनः उस विधेयक को संशोधित करके या बिना संशोधन के भेज दिया और दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है, तो यहां राष्ट्रपति उस विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। संसद के मामले में ऐसा है, राज्य विधानमंडल के मामले में ऐसा नहीं है, बाध्य नहीं है। तो यहां हम लोग अगले पेज पर चलते हैं कि जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक, यहां बात करते हैं कि जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक क्या कर लिया जाता है, विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है भाई? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। एक काम तो ये कर सकता है कि वो स्वीकृति दे दे, या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, ये कार्य कर सकता है। या फिर क्या कर सकता है, राज्यपाल को वापस भेज सकता है। किस बात के लिए? कि राज्य विधानमंडल उस पर पुनर्विचार करे, ये कर सकता है। अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक, अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक को क्या कर सकता है, निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास, विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास, राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहां पर क्या है कि मान लीजिए कोई राज्य का विधेयक है और राज्यपाल ने विचार के लिए विचारार्थ राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति या तो उस पर स्वीकृति दे देगा, या विधेयक को सुरक्षित अपने पास रख लेगा, या फिर राज्यपाल को वापस यह कहते हुए भेज देगा कि विधायिका इस पर पुनः विचार करे। अब यहां प्रश्न ये है कि विधायिका विचार करने के बाद संशोधित या बिना संशोधित विधेयक पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? क्या राष्ट्रपति इसके लिए सहमति देने के लिए बाध्य है? तो यहां जवाब है कि राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं। तो इस बात को नोट करेंगे कि राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात, यहां एक ब्रैकेट ले लें, और राज्य
विधायिका द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात, मान लीजिए पुनर्विचार किया गया, पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज आप यहां जान कि राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार के बाद आने वाले विधेयक पर सहमति देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक और विधायी शक्ति है और वह है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यह मामला अनुच्छेद 200 का है। यह मामला किसका है? यह मामला अनुच्छेद 200 का है। चलिए इसे अगले पेज पर देखते हैं हम लोग, अध्यादेश वाले को, कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जो है संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर, अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के, संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर ही क्या हो जाना चाहिए? संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदित किया जाना चाहिए। कितने दिन में? संसद जब सत्र में आए तो उसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के भीतर उसे अनुमोदित किया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। इसमें एक और चीज नोट कर लिया जाए कि राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय वापस ले सकता है। अध्यादेश के कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अध्यादेश कितने समय तक अपने सजीव अवस्था में, सक्रिय अवस्था में रहेगा। तो अध्यादेश का कुल समय मान लीजिए 6 माह 6 सप्ताह, यानी अध्यादेश यहां अध्यादेश के कार्य रूप में
या लागू रहने का समय 6 माह 6 सप्ताह। ये चीज ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 6 माह इसलिए क्योंकि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता, तो इसलिए एक सत्र की समाप्ति के बाद सदन के दूसरे सत्र के आने में 6 माह अधिकतम समय लगेगा। उसके पहले सदन का सत्र प्रारंभ हो जाएगा। और आपने लिखा कि अध्यादेश बैठक के 6 सप्ताह के भीतर, यानी जब सदन की बैठक शुरू हो जाएगी तो उस दौरान 6 सप्ताह तक जो अध्यादेश है वह कार्य रूप में रहेगा, लागू रहेगा। इस तरह से कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कुल कितना समय, तो 6 माह और 6 सप्ताह का समय होता है। ध्यान रहे कि आप इसे डायरेक्ट 7.5 महीना नहीं कर सकते, आपको इसे 6 माह कहना है और 6 सप्ताह का। 6 सप्ताह तब जब संसद अपने सत्र में हो, कार्यवाही उस पर जारी हो तब, और 6 माह जब तक बीच में 2 सत्रों के बीच का जो गैप है वो 6 माह। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के विधायी कार्य, अन्य विधायी कार्य भी हैं कई, अभी विधायी कार्य 2-3 बच्चे, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखना। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाना। ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है, या राष्ट्रपति के कार्यों में है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अन्य भी आयोग हैं जिनकी रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखने का काम, रखवाने का काम भी राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में शांति सुशासन विकास के लिए विनियम बना सकता है। तो ये सब हुए राष्ट्रपति के विधायी कार्य। राष्ट्रपति के जो विधायी कार्य हैं उनको एक बार हम लोग फिर से देख लें और आज की कक्षा को समाप्त करें। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स देख रहे हैं, और लेजिस्लेटिव पावर्स में सबसे पहला हम लोगों ने लिखा कि राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संसद की बैठक बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है। संसद की बैठक बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा का विघटन कर सकता है, संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष
जो संसद की प्रथम अधिवेशन होगा उसको, और प्रत्येक नए चुनाव के बाद जो अधिवेशन होगा उसको राष्ट्रपति क्या करेगा? संबोधित करेगा। प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक और नए चुनाव के बाद जो लोकसभा का गठन होता है और उस वक्त संसद की जो पहली बैठक होती है उसको राष्ट्रपति संबोधित कर सकता है। उसके अलावा संसद में लंबित किसी विधेयक के मामले में संसद को संदेश भेजने का काम कर सकता है राष्ट्रपति, कि कोई विधेयक लंबित है, संसद उस पर क्या कर रही है, इसके मामले में संदेश भेजने का काम भी राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। कोई भी सदस्य हो उसको, जिस सदस्य को चाहे राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। कब? जब लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो। इसके अलावा संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक ऐसे होते हैं जिसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कुछ विधेयक संसद में आते हैं, संसद के पटल पर आते हैं। कौन कौन से विधेयक हैं? तो पहला विधेयक है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद के पटल पर रखा जाता है। इसके अलावा किसी नए राज्य के निर्माण में, वर्तमान राज्य के क्षेत्र के परिवर्तन में, नाम में, सीमा में परिवर्तन, अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे विधेयक को भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाता है, जो अनुच्छेद 3 का मामला है। उसके अलावा ऐसा विधेयक जो भारत की संचित निधि से धन व्यय करने की बात करे या धन व्यय से संबंधित न हो, किंतु धन विधेयक नहीं, क्योंकि धन विधेयक के मामले में हम लोग पहले ही बात लिख चुके हैं। 117 का मामला, अनुच्छेद 117 संचित निधि से धन व्यय करने का मामला। तो संचित निधि से धन व्यय करने के मामले को भी, विधेयक को भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाता है। खास तौर से आगे बजट की भी बात आएगी। उसके अलावा भूमि अधिग्रहण से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आता है। व्यापार की स्वतंत्रता को अगर सीमित करने वाला कोई या राज्य से संबंधित विधेयक है या राज्य के अधिकार को सीमित करने वाला कोई विधेयक है तो उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। इसके अलावा कराधान से संबंधित विधेयक जिसमें राज्य का हित प्रभावित होता हो, ऐसे विधेयक को भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सदन में रखा जा सकता है। तो आपने कुछ ऐसे विधेयकों को देखा जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सदन के पटल पर रखे जाते हैं। इसके अलावा नए बिंदु में अगर कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो गया, संसद ने पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या फिर से उस विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ये 3 कार्य कर सकता है। हालांकि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके अलावा जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक क्या किया जाए, राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे दे, या तो स्वीकृति सुरक्षित रख ले, या राज्यपाल को निर्देशित करते हुए विधेयक को वापस राज्य को लौटा दे पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा दे कि राज्य जो है
विधेयक पर पुनर्विचार करे और पुनर्विचार के बाद राज्य विधायिका अगर पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को भेजती है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति जो है वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं। ये ध्यान रखें, संसद के मामले में बाध्य है। राज्य विधानमंडलों से जो विधेयक आएगा, राज्य की विधायिका से जो विधेयक आएगा, उस पर राष्ट्रपति जो है वो अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है, वो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विषय पर कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो उस समय राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून लाए। वह कानून भी संसद द्वारा पारित किए गए कानून के बराबर ही होता है। अध्यादेश के बारे में यह है कि अध्यादेश को पुनः जब संसद की बैठक होगी तो मात्र 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर संसद ने उसे अनुमोदित नहीं किया तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, मतलब कि अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है और अध्यादेश का कब तक लागू रह सकता है, कितने समय तक अध्यादेश प्रभावी रह सकता है, इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका समय है 6 माह 6 सप्ताह, यानी अध्यादेश अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकते हैं। उसके बाद अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति चाहे तो पुनः अध्यादेश ला सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति का एक और कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ऐसे कई आयोग हैं जिनकी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाना ये राष्ट्रपति का अधिकार है। कि राष्ट्रपति का ये पावर है कि राष्ट्रपति इनके रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखे ताकि संसद उस पर विचार कर सके। तो इस प्रकार आपने देखा कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो हैं इनके बारे में। अब हम लोग राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।